नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा एसआरएफ के बारे में। देखिए एसआरएफ के चार्ट पैटर्न्स को अगर देखूँ तो बहुत दिनों से एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है और इस कंपनी बार-बार एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है क्योंकि देखिए अगर इसका प्रीवियस डेटा दिखा दूँ तो एटलीस्ट बहुत दिनों से बहुत दिनों का मतलब है अराउंड 2021 के सितंबर मंथ से देखा जाए तो कंपनी आज तक तो मतलब एटलीस्ट 21 से लेकर तो मतलब एक 2021 से लेकर 2024 तक तो अराउंड 3 इयर्स 21 22 23 सॉरी 4 इयर्स तक देखा जाए तो यहाँ पे एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड किया। तो इतनी बड़ी एक केमिकल कंपनी होने के नाते भी कंपनी एटलीस्ट 3 से 4 इयर्स मतलब 3 से 4 साल कंपनी एक ही जगह पे ट्रेड क्यों किया? क्योंकि देखिए मार्केट में जो केमिकल प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो डिमांड कम हुआ सिर्फ के सिर्फ चाइना के कारण। क्योंकि चाइना सस्ते दामों में सिर्फ यूरोप मार्केट के ऊपर नहीं सारे कंट्रीज के जहाँ जहाँ जो बड़े बड़े कंट्रीज है जहाँ पे केमिकल्स को एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से और उस कंट्रीज को चाइना क्या क्या सस्ते दामों में माल बेचा। उसके साथ-साथ इंडिया में भी चाइना क्या-क्या सस्ते दामों में केमिकल्स को बेचा और यही कारण के वजह से इंडियन केमिकल कंपनी के ऊपर एक झटका लगा और यही कारण की वजह से शेयर में एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिला। अभी इस चीज़ों को पहले देखिए कंपनीज़ के ऊपर जो यहाँ पे डेटा देखने को मिला, इसके अकॉर्डिंग मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड तो लिया, मगर मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से वो ट्रेड को टारगेट को अचीव कर पाएँगे। क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर यहाँ पे कप तो बने, उसके बाद हैंडल भी बने, ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। उसके बाद देखिए रीटेस्ट भी किया और उसके बाद बिग फॉल हो गया और बिग फॉल होने के बाद कहाँ तक आया था कंपनी का शेयर प्राइस आया था एटलीस्ट नीचे जो इसका सपोर्ट था उसी लेवल तक आया था और इसका सपोर्ट कहाँ पे था अराउंड 2110 रुपीज़ के आसपास उसी लेवल को टेस्ट किया उसके बाद फिर से बाउंस बैक किया क्यों क्योंकि देखिए जब भी कोई कंपनी किसी भी पहले कोई भी रेंज से अगर बिग बाउंस करे तो वो लेवल इसके लिए सपोर्ट कम सप्लाई जोन सॉरी सपोर्ट कम डिमांड जोन बन जाते हैं। तो उसी जगह पे क्या बना इसी जगह पे फिर से एक सपोर्ट कम डिमांड जोन बने और यहाँ से कंपनी बाउंस बैक किए। अभी देखिए कंपनी धीरे धीरे करके उस हाई लेवल को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है जिस लेवल से कंपनी पहले ही एक पैटर्न्स को क्रिएट किया था। अभी देखिए इतना आसानी से उस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाना इतना आसान नहीं होगा कंपनी के लिए। हाँ, जिस तरीके से कुछ दिनों से एक हाईली वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे कंपनी जर्नी किया है। इसका मतलब एक स्ट्रांगली ब्रेकआउट लेवल हो सकता है। अगर कम स्ट्रांगली ब्रेकआउट लेवल हुआ तो मैं कौन-सा लेवल तक इंतज़ार करूँगा? मैं जिस लेवल को लेकर चल हूँ, जिस लेवल तक टारगेट लेकर चलो करीबन 3019 रुपीज़ के आसपास। तो 3019 अराउंड सॉरी 3010 रुपीज़ के आसपास मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ। जो एंटी लेवल से जहाँ पे एंटी बने उस लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूँ तो ओवरऑल कंपनी 19% के आसपास टारगेट यहाँ पे देने वाले हैं। तो अभी कब देगा किस तरीके से देगा वो तो पता नहीं मगर इस कंपनी में मैं भरोसा ज़्यादा करता हूँ क्योंकि कंपनी में दम है। इतना खराब समय में भी कंपनी खुद के सेल्स को मेंटेन्स किए एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी सेम रेंज में रखा। देखिए पहले कितना शानदार तरीके से प्रॉफिट हो रहा था उसके बाद धीरे धीरे करके कम होता चला गया और इसके पीछे रीज़न एक ही है कि कंपनी की जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार ग्रोथ किया और उस ग्रोथ में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे खुद को शामिल भी किए और यही कारण की वजह से कंपनी अच्छा खासा खुद को बूस्ट भी कर रहा है। तो मैं इस ज़रूर इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव रहूँगा और बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके जो व्यू है, आपकी जो राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना क्योंकि कंपनी जिस तरीके से जर्नी किया उस जर्नी में आपका व्यू क्या है और आप किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर ट्रेड किया मुझे बता सकते हैं। और इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटीज़ को बेचा था जिसके पास 9.5% होल्डिंग था उस होल्डिंग को बेचकर कंपनी ने 7.5% तक लेके आए और उसके बाद फिर से उस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड ने 8.5% तक होल्डिंग को बढ़ा दिया और एफएस के पास जितना पहले होल्डिंग था आज भी उसी के पास होल्डिंग्स है। मतलब इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू करना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो बेसिकली इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जब सरकार ने एक नेगेटिव डिसीज़न लिया था मतलब नेगेटिव डिसीज़न अनाउंसमेंट किया था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने मतलब दिल्ली में एक अनाउंसमेंट किया गया
कि जितने सारे सीएनजी में चलने वाला गाड़ियाँ हैं उसको बंद किया जाएगा, उसकी जगह पे जो ईवीज़ गाड़ी है उसको लॉन्च किया जाएगा। तब से लेकर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के ऊपर एक बिग प्रेशराइज़ है और इस सिर्फ़ यही कंपनी के ऊपर नहीं, इस सेक्टर में बाकी कंपनीज़ जैसे गेल के ऊपर है, साथ ही साथ आईजीएल, एमजीएल, महानगर गैस लिमिटेड, ये सारे कंपनीज़ के ऊपर प्रेशराइज़ है। और इसीलिए आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी के ऊपर जो सेल्स का डेटा है और मतलब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड देखिए सेल्स का डेटा क्या बता रहा है, प्रॉफ़िट का डेटा क्या है, नेगेटिव है। उसी तरीके से एमजीएल का भी देख लीजिए, सेल्स एंड प्रॉफ़िट का डेटा देख लीजिए, नेगेटिव है। बाकी सारे कंपनीज़ में पॉज़िटिव है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा झटका लगा। अभी झटका क्यों लगा वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी की जो रेवेन्यूज़ है, कंपनी किस बेसिस में रेवेन्यू कमा रहा है? सीएनजी के ऊपर। और जिस प्रोजेक्ट को बंद करने का मतलब बंद करने के लिए गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर रहा है, अगर उस प्रोजेक्ट के ऊपर ही कंपनी ज़्यादा बिज़नेस करे, तो उसको तो झटका लगेगा। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशराइज़ है। अभी देखिए, कहने में तो सब कुछ ठीक है कि हाँ, कल से कल से तो ईवी स्टार्ट नहीं हो जाएगा। कल से पूरा के पूरा सीएनजी गाड़ियाँ लोग बेचकर ईवीज़ गाड़ी खरीदारी कर लेंगे, ऐसे तो बिल्कुल नहीं। मान के चलिए आप मतलब मैं मान के चलो कोई ऑटो चलाता हूँ, तो क्या मैं जो ऑटो चला रहा हूँ सीएनजी के माध्यम से ऑटो चला रहा हूँ कि गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के कारण कि मैं कल ही बेच दूंगा, कि कल ही मैं ईवीज गाड़ी खरीदारी कर लूंगा? ऐसे बिल्कुल नहीं ना। तो कोई नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे करके होगा, ऐसे नहीं कि इतना जल्द से जल्द हो जाएगा, इसके लिए टाइम लगेगा। तो इसीलिए देखिए कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी बेकार हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वो लोग माल बेचकर भाग गए और इसका फायदा कौन उठाया? इंस्टीट्यूशन उठाया। आप देख सकते हैं जिस तरीके से बिग क्रैश हुआ था, उसके बाद नीचे क्या गया? बिल्कुल नहीं। कंपनी हायर हाई करते करते ऊपर चले गए। और देखिए मजेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर जब पैटर्न स्केड हुआ था, तभी मैंने आपको डिस्कशन किया था कि शानदार तरीके से एक पैटर्न स्केड हुआ और ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। अभी देखिए जेफरीज ने इस कंपनी के ऊपर एक डाउनग्रेड का ट्रेड दिया। कितना? 485 से लेकर 450 तक। 450 तक अगर आए, कुछ इस तरीके से लेवल में आने का चांसेस है। कुछ इस तरीके से लेवल में आने का चांसेस है और मुझे लगता है इस लेवल तक आने का चांसेस भी दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो ऊपर गया, उसके बाद इस जगह पे होल्ड किया और वॉल्यूम थोड़ा-सा लो होता चला गया। मतलब यहाँ पे करेक्शन और इस जगह पे रिटेस्ट करने का चांसेस भी है। अ, अगर रिटेस्ट करे तब मैं इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरा एंट्री अभी तक बना नहीं। क्योंकि एंट्री तो बन चुके हैं, मगर मैं हमेशा रिटेस्ट में एंट्री लेता हूँ। मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, तो मैं इंतजार कर रहा था कि इस नीचे लेवल को टच करेगा तो रिटेस्ट करेगा, तो रिटेस्ट करने के बाद ही मैं एंट्री लेने वाला हूँ। तो अभी तक रिटेस्ट तो हुआ नहीं, तो इसलिए मैंने एंट्री नहीं ले पाए। अगर इस लेवल तक आए तो यहाँ से कंपनी के ऊपर साइड तक देखूँ तो 22.5 से 23% तक इस कंपनी का टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि आईजीएल कोई ख़राब कंपनी नहीं है और कंपनी ज़बरदस्त है। इसीलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर आप खुद ही देख सकते हैं, कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। मान लेता हूँ एफएस ने कुछ क्वांटिटीज़ को बेचा, उसका डायरेक्टली सीधा-सीधा फ़ायदा म्यूचुअल फंड ने उठा लिया। आप खुद ही देख सकते हो एफएस के पास 21% होल्डिंग था, आज 16%। मतलब अराउंड 5% के आसपास होल्डिंग को बेचा और म्यूचुअल फंड के पास कितना था? 6.5%। वो होल्डिंग कितना हो गया? 11.5% से 12%। मतलब यहाँ पे भी 5% के आसपास ही होल्डिंग को उठाया गया। मतलब जो माल एफआईएस ने बेचा वही माल म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है। आपका व्यू क्या है? मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है महानगर गैस लिमिटेड। अभी मैं चर्चा कर रहा था आईजीएल और एमजीएल के बारे में। तो एमजीएल भी सेम टू सेम एक कैटेगरीज की कंपनी है। ये भी इस कंपनी का भी बिजनेस सेम टू सेम है। अगर इसका भी रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं, इसका भी बिजनेस अराउंड 70% सीएनजी के ऊपर है, बाकी पीएनजी के ऊपर 30% के आसपास है। तो इस कंपनी का हालत क्या है? अगर हालत के बारे में बात करूँ तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट इस बार कंपनी अच्छा खासा पेश किया। 1538 से लेकर 1590 तक कंपनी का सेल्स देखने को मिला। उसी तरीके से एक्सपेंस को भी मेंटेन किया। उसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी थोड़ा-सा यहाँ पे कमज़ोरी देखने को मिला नेट प्रॉफिट के ऊपर। और इस कंपनी के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, कंपनी के ऊपर मुझे जो डेटा सबसे बेस्ट लगा, वो है इस कंपनी के ऊपर आप खुद ही देख सकते हैं, जो फिक्स्ड एसेट परचेज किया गया है, वो कितना? करीबन 771 करोड़ के आसपास। और उसी बेसिस में कंपनी ने जो कर्जा लिया, उस कर्जे को कंपनी इजीली मिटा भी दिया, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का जो रीपेमेंट बोरिंग्स है वो जीरो है, क्योंकि कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है। क्योंकि ओवरऑल कंपनी के पास सिर्फ 139 करोड़ के आसपास कर्जा है, जो नाक के बराबर माना जाता है। अभी इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मुझे यहाँ पे शानदार एक पैटर्न्स देखने को मिला, क्योंकि पहले एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग टारगेट भी हिट हो चुके हैं। कि जैसे कंपनी के ऊपर यहाँ पे कप बने थे, उसके बाद 2 बार हैंडल भी बने,
फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर भी गया और ऑलमोस्ट टारगेट को अचीव किया। उसके बाद कंपनी नीचे भी आए थे और उसको रिकवरी करके एक डब्ल्यू जैसे पैटर्न क्रिएट करके कंपनी ऊपर भी चला गया। क्योंकि जब भी कोई डब्ल्यू जैसे पैटर्न क्रिएट करे और ऊपर हाई लेवल को अगर ब्रेक करे, तो कंपनी एक अच्छा खासा यहाँ पे तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी क्या फिलहाल के कोई ट्रेड बना है? हाँ, बिल्कुल बना है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज बने, कंटिन्यूअसली एक बाइंग का रेंज बने जो करीबन 6 कैंडल के माध्यम से और यहाँ पे कितना 20% का रेंज बने हैं। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा, तब एक एंट्री बन सकते हैं और इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बन सकता है। तो इसके लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि जब तक पैटर्न कंप्लीट ना हो, तब तक कोई एंट्री लेना मतलब एंट्री मैं कभी भी लेता नहीं हूँ। मैं हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ और इस कंपनी के ऊपर जब एंट्री बनेगा, तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। क्योंकि सारे डेटा मैं एज़ ए एजुकेशन पर्पज़ में आपके साथ शेयर करता हूँ, तो इसके बारे में भी चर्चा मैं ज़रूर करूँगा। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं, जो इसका नाम है स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड, जिसका 1800 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी का अपडेट यही है, ये कंपनी यहाँ पे स्प्लिट देने वाला है 13 तारीख को, हर एक के बदले 10 शेयर देने जा रहा है। तो अगर किसी भी कंपनीज के ऊपर आपको काम करना है, तो एक बार डीपली रिसर्च करें और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ चर्चा करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।